स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में अगर देखें तो सटीकता कितनी मायने रखती है, खासकर जब बात दवा की खुराक की हो। सोचिए, जरा सी चूक मरीज की सेहत पर कितना भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ अंक गणित नहीं है, मेरा मतलब है ये सीधे सीधे किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। बिल्कुल सही कहा। दवा की मात्रा या फिर वो जो आईवी फ्लूइड देते हैं उसकी रफ्तार में थोड़ी सी भी गड़बड़ इलाज को बेअसर कर सकती है या नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ, इसलिए ये गणनाएं इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कोई रूटीन काम नहीं, बल्कि ये मरीज की सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आज हम इसी नाजुक और ज़रूरी विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो दवा की खुराक और ये जो इंट्रावीनस यानी आईवी प्रवाह दर है उसकी गणना के अलग अलग तरीकों पर रोशनी डालते हैं। हाँ। हमारा मकसद है कि इन गणनाओं के पीछे के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको समझा जाए। बिल्कुल, चाहे वो गोलियों की संख्या तय करना हो या तरल दवा की मात्रा नापना हो या फिर बच्चों के लिए उनके वजन के हिसाब से खुराक या आईवी ड्रिप की रफ्तार सेट करनी हो। चलिए कोशिश करते हैं इन गणनाओं की दुनिया को समझने की। हाँ, और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर स्थिति थोड़ी अलग होती है और सही तरीका जानना वो बेहद अहम है। तो शुरुआत सबसे आम स्थिति से करते हैं, मतलब गोलियां या तरल दवा की खुराक तय करना। ठीक है, तो सबसे आम चुनौती शायद यही होती है कि डॉक्टर ने जो खुराक बताई है, जिसे हम वांछित या डिजायर्ड मात्रा कह सकते हैं, हाँ, डी, वो बाजार में या अस्पताल में उपलब्ध दवा की प्रति गोली या प्रति ml मात्रा, मतलब उपलब्ध या ऑन हैंड मात्रा, एच जिसे कहते हैं। हाँ, एच, उससे अलग होती है। यहीं पर गणित की जरूरत पड़ती है ना। बिल्कुल, यहीं पर हमें वो हिसाब लगाना पड़ता है। इसके लिए एक मानक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जिसे अक्सर कहते हैं D/H × Q = Y। DH/Q = Y। हाँ, लेकिन इसे रटने से अच्छा है इसके पीछे का तर्क समझे। सोचिए, आपको एक निश्चित मात्रा चाहिए D, और आपके पास जो दवा है उसकी हर इकाई H में एक निश्चित मात्रा है। तो पहले आप पता करते हैं कि आपको उपलब्ध दवा की कितनी इकाइयां चाहिए, मतलब D को H से भाग देकर। अच्छा। फिर आप देखते हैं कि दवा किस रूप में है, Q यानी क्वांटिटी। अब गोलियों के मामले में Q असल में 1 होता है। 1 Q, क्योंकि H पहले से ही प्रति गोली की मात्रा बता रहा होता है ना? हाँ, ठीक है। लेकिन तरल दवाओं में Q वो आयतन बन जाता है जिसमें H मात्रा घुली होती है, जैसे 5 ml। तो अंत में Y वो मात्रा है जो आपको मरीज को देनी है। अच्छा, ये तर्क समझने से फॉर्मूला कम डरावना लगता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने टोप्रोलेक्सिल की 50 mg खुराक लिखी है, पर हमारे पास जो गोलियां हैं वो 100 mg की हैं। ठीक है। तो यहाँ D हुआ 50 mg, H हुआ 100 mg प्रति गोली और Q हुआ 1 गोली। सही। तो फॉर्मूले के हिसाब से 50 mg 100 mg × 1 गोली, आधा। हाँ, बराबर 0.5 गोली यानी आधी गोली देनी होगी। यहाँ जरूरी बात यह है कि D और H की इकाइयां मतलब mg वो एक जैसी थीं। हाँ, कट गई। वो कट गईं और जवाब गोली की संख्या में आया। गणना करते वक्त इकाइयों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये छोटी सी लगने वाली बात बड़ी गलतियों से बचा सकती है। एक और उदाहरण देखते हैं गोलियों का। क्लोरकॉन की 1200 mg खुराक देनी है और गोलियां 600 mg की हैं। ठीक है। तो D = 1200 mg, H = 600 mg और Q = 1। तो 1200/600 × 1, सीधा 2। हाँ, 2 गोलियां। ये तो सीधा था। हाँ, जब इकाइयां समान हो तो ये काफी सीधा लगता है। लेकिन अब देखते हैं तरल दवाओं में क्या होता है। फॉर्मूला वही रहेगा, DH × Q = Y, पर Q का मतलब बदल जाएगा। मान लीजिए डिलैंटिन 125 दवा की 0.3 ग्राम खुराक देनी है। ठीक है। और जो दवा उपलब्ध है वो 125 मिलीग्राम प्रति 5 मिलीलीटर की शक्ति वाली है। तो यहाँ D = 0.3 ग्राम, H = 125 मिलीग्राम और Q = 5 ml। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? इकाइयां अलग अलग हैं, ग्राम और मिलीग्राम। बिल्कुल सही पकड़ा। ये वो आम जाल है जिसमें चूक हो सकती है। देखिए, गणना करने से पहले हमें D और H को एक ही इकाई में लाना होगा। ज्यादातर मामलों में छोटी इकाई में बदलना आसान होता है। हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। हाँ। तो 0.3 ग्राम हुआ 0.3 × 1000 मतलब 300 मिलीग्राम। अच्छा। अब हमारा D है 300 mg। अच्छा, तो अब इकाइयां एक जैसी हो गई, mg और mg। तो अब फॉर्मूला लगा सकते हैं। 300 mg 125 mg × 5 ml = Y। हाँ।
गणना करते हैं। 300 को 125 से भाग देने पर आता है 2.4। 2.4। अब इसे Q यानी 5 ml से गुणा करें। 2.4 गुणा 5 ml, ये हुआ 12 ml। 12 ml। तो मरीज को 12 ml डिलांटिन 125 देना होगा। ये उदाहरण दिखाता है कि इकाई बदलना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम ग्राम को मिलीग्राम में बदले बिना ही हिसाब लगा देते तो जवाब पूरी तरह गलत होता, और सोचिए उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते थे। हाँ बिल्कुल। एक और छोटा उदाहरण ले लेते हैं, फुरोसेमाइड IV का। चाहिए 10 मिलीग्राम और उपलब्ध है 40 मिलीग्राम प्रति 1 ml में। ठीक। तो D 10 mg, H 40 mg, Q 1 ml। या इकाइयां पहले से mg में है तो 10/40 गुणा 1 ml यानी चौथाई 0.25 ml। सीधा और सरल। हाँ, तो ये DH गुणा Q फॉर्मूला गोलियों और तरल दवाओं दोनों के लिए काम करता है। बस Q का सही मतलब समझना और इकाइयों की एकरूपता वो सुनिश्चित करना जरूरी है। ये बुनियादी गणना तो स्वास्थ्य सेवा में रोजमर्रा का हिस्सा है। ये तो हुई मानक खुराक की बात, लेकिन कई बार खासकर बच्चों के मामले में खुराक उनके वजन के हिसाब से तय की जाती है। ये क्यों जरूरी है और इसका हिसाब कैसे लगता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बच्चों में और कभी-कभी कुछ वयस्कों में भी शरीर का आकार दवा के असर और सहनशीलता को बहुत प्रभावित करता है। अच्छा। इसलिए खुराक को शरीर के वजन, आमतौर पर किलोग्राम केजी में के अनुपात में देना ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी होता है। इसमें अक्सर 2 मुख्य चरण होते हैं। 2 चरण? अच्छा, वो क्या है? पहला चरण है कुल कितनी दवा चाहिए उसका पता लगाना। इसके लिए मरीज के वजन केजी में को डॉक्टर द्वारा बताई गई प्रति किलोग्राम खुराक जैसे mg kg से गुणा करते हैं। वजन गुणा प्रति किलो खुराक। हाँ, वजन केजी गुणा निर्धारित खुराक mg kg के कुल आवश्यक खुराक mg। दूसरा चरण, अब ये जो कुल आवश्यक खुराक आई है ये हमारे लिए बन जाती है वांछित खुराक यानी D। अच्छा, वही D। हाँ, वही D। फिर हम वापस अपने पुरानी DH गुणा Q फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि उपलब्ध दवा की कितनी मात्रा जैसे ml में देनी है। अच्छा, तो पहले कुल जरूरत पता करो, फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए कितनी दवा देनी है वो निकालो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चे का वजन है 64.8 पाउंड। डॉक्टर ने मेड्रोल दवा 4 mg प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से देने को कहा है। ठीक है। और दवा उपलब्ध है 500 mg प्रति 4 ml की शक्ति में। हमें कितने ml दवा देनी होगी? ठीक है। पहला काम, वजन को सही इकाई में लाना। खुराक है प्रति किलोग्राम में, पर वजन दिया है पाउंड में। हाँ, बदलना पड़ेगा। हाँ, हमें पता है कि 1 kg लगभग 2.2 पाउंड होता है, तो वजन kg में इज इक्वल टू 64.8 पाउंड भागे 2.2 पाउंड kg। ये आता है करीब 29.45 kg। 29.45 kg। हमेशा kg में बदलना जरूरी है क्योंकि मेडिकल मानक kg ही है। समझ गया। अब दूसरा कदम, कुल कितनी दवा चाहिए आपने बताया था? वजन kg गुणा निर्धारित खुराक mg kg। हाँ, तो 29.45 kg गुणा 4 mg kg, ये हुआ 117.8 mg, यानी बच्चे को कुल 117.8 mg मेड्रोल चाहिए। बहुत अच्छे। अब तीसरा और आखिरी कदम, हमारी स्टाइल्ड खुराक D है 117.8 mg। दवा उपलब्ध H है 500 mg और उसकी मात्रा Q है 4 ml। अब DH गुणा Q फॉर्मूला 117.8 mg 500 mg गुणा 4 ml। हिसाब लगाएं, 117.8 भाग 500, ये हुआ 0.2356। हाँ, अब इसे 4 ml से गुणा करें। 0.2356 गुणा 4 ml, ये आता है करीब 0.9424 ml। 0.9424 ml। इसे हम व्यवहारिक रूप से 0.94 ml कह सकते हैं। आमतौर पर निकटतम 100वें स्थान तक लेते हैं। तो नर्स 0.94 ml दवा देगी। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, पर हर कदम का अपना महत्व है। अच्छा, एक और स्थिति होती है जहां ये जांचना पड़ता है कि डॉक्टर की बताई खुराक सुरक्षित सीमा में है भी या नहीं, है ना? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक शिशु है 20.5 पाउंड का। डॉक्टर ने सेफ्टन 250 mg हर 8 घंटे देने को कहा। दवा के साथ आई जानकारी कहती है कि सुरक्षित दैनिक सीमा 75 से 150 mg kg है। तो क्या ये खुराक सुरक्षित है? ये जांचना क्यों जरूरी है? ये जांचना बेहद जरूरी है, खासकर बच्चों में,
क्योंकि उनकी दवा सहन करने की क्षमता वयस्कों से अलग होती है और गलत खुराक वो गंभीर नुकसान कर सकती है। हाँ बिल्कुल। ये जांच हमें एक तरह से तसल्ली देती है कि दवा न तो इतनी कम है कि बेअसर हो, न इतनी ज्यादा कि जहरीली हो जाए। चलिए जांचते हैं। पहला कदम फिर से वही, वजन को केजी में बदलना। 20.5 LB भाग 2.2 LB केजी, ये हुआ लगभग 9.32 केजी। 9.32 केजी, ठीक है। अब इस वजन के लिए सुरक्षित दैनिक सीमा क्या होगी? न्यूनतम 9.32 केजी गुणा 75 mg केजी पर डे बराबर 699 mg पर डे। और अधिकतम 9.32 किलोग्राम गुणा 150 mg प्रति किलोग्राम दिन बराबर 1398 mg प्रतिदिन। तो सुरक्षित दायरा हुआ 699 से 1398 mg प्रतिदिन। बहुत सही। अब देखते हैं डॉक्टर ने कुल कितनी दैनिक खुराक निर्धारित की है। 250 mg हर 8 घंटे। दिन में 24 घंटे, 8 घंटे में एक खुराक, मतलब 24, 8, 3 खुराक। हाँ, 3 खुराक प्रतिदिन। तो कुल दैनिक खुराक बराबर 250 mg प्रति खुराक गुणा 3 खुराक प्रतिदिन, ये हुआ 750 mg प्रतिदिन। 750 mg प्रतिदिन। अब आखिरी कदम, तुलना। डॉक्टर की निर्धारित दैनिक खुराक 750 mg, हमारी गणना की गई सुरक्षित सीमा 699 1398 mg के अंदर है। हाँ, अंदर है। तो ये खुराक सुरक्षित है। ये जांच वाकई एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, ये डबल चेक प्रक्रिया रोगी सुरक्षा की संस्कृति का हिस्सा है। चलिए अब खुराक गणना से आगे बढ़कर आईवी प्रवाह दरों पर आते हैं। हाँ, आईवी यानी इंट्रावीनस, जब तरल पदार्थ या दवा सीधे नस में दी जाती है। यहाँ चुनौती होती है रफ्तार तय करने की, खासकर जब वो मैनुअल ड्रिप सेट का इस्तेमाल हो रहा हो। तो उसे प्रति मिनट कितनी बूंदें, GTMNN कहते हैं शायद। हाँ, GTWM मतलब गुड्स पर मिनट। ये फ्रेंच शब्द गुड से आया है, जिसका मतलब है बूंद। अच्छा, गुड्स पर मिनट। तो ये कैसे तय होता है? इसके लिए भी एक मानक फॉर्मूला है। हमें 3 चीजें चाहिए। कुल कितना तरल देना है, वॉल्यूम ml में, कितने समय में देना है, टाइम मिनटों में, और आईवी सेट का ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर? हाँ, ड्रॉप फैक्टर ये बताता है कि उस खास ट्यूबिंग से 1 ml तरल में कितनी बूंदें बनती हैं, जैसे 15, 20 या 60 GTWM। ये ट्यूबिंग के पैकेट पर लिखा होता है। अच्छा। फॉर्मूला है वॉल्यूम ml भाग टाइम मिनट गुणा ड्रॉप फैक्टर GTWM इज इक्वल टू फ्लो रेट GTWM। एक जरूरी बात, क्योंकि आप आधी या चौथाई बूंद नहीं गिन सकते, अंतिम उत्तर को हमेशा निकटतम पूर्ण संख्या में राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। 250 ml डेक्सट्रोस 180 मिनट में देना है। सेट का ड्रॉप फैक्टर 30 GTWM है। रफ्तार क्या होगी? यहाँ वॉल्यूम 250 ml, टाइम 180 मिनट, ड्रॉप फैक्टर 30 GTTML मान रखते हैं। 250 ml 180 मिनट गुणा 30 GTTML, पहले भाग देखते हैं। 250 भाग 180, ये आता है लगभग 1.389। 1.389। अब गुणा करते हैं। 1.389 गुणा 30, ये हुआ करीब 41.67 GTTML पर मिनट। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 42 GTTML पर मिनट। यानी नर्स को ड्रिप को ऐसे सेट करना होगा कि 1 मिनट में लगभग 42 बूंदें गिरें। समझ गया। एक और उदाहरण, 1500 ml सलाइन 12 घंटे में देना है। ड्रॉप फैक्टर 15 GTTML है। हाँ। यहाँ समय घंटों में है। हाँ, और यहीं पर ध्यान देना है, फॉर्मूले में समय मिनटों में चाहिए। अच्छा। तो पहला काम 12 घंटे को मिनट में बदलना। 12 घंटे गुणा 60 मिनट प्रति घंटा इज इक्वल टू 720 मिनट। 720 मिनट। अब फॉर्मूला लगाते हैं। 1500 ml 720 मिनट गुणा 15 GTTML। गणना 1500 भाग 720, ये हुआ करीब 2.083। फिर 2.083 गुणा 15, ये आता है लगभग 31.25 GTTML, राउंड ऑफ करके 31 GTTML। समय की इकाई पर ध्यान न देना एक और आम चूक हो सकती है। ये मैनुअल ड्रिप की बात हुई। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन पंप ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना, जो खुद ही रफ्तार कंट्रोल करते हैं। हाँ बिल्कुल। उनकी सेटिंग कैसे तय होती है? क्या वो अभी BTTS में होती है? नहीं, इन्फ्यूजन पंप ज्यादा सटीक होते हैं और उनकी दर आमतौर पर मिलीलीटर प्रति घंटा MLHR में सेट की जाती है। ml प्रति घंटा? हाँ, MLHR। और अच्छी बात यह है
कि यहाँ ड्रॉप फैक्टर का कोई काम नहीं होता। गणना बहुत सीधी और सरल है। अच्छा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? बस इतना, कुल आयतन ml भाग कुल समय घंटे इज इक्वल टू प्रवाह दर ml/h। अरे वाह, ये तो काफी आसान है। जैसे मान लीजिए 1200 ml D5W, ये एक IV तरल होता है। हाँ, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। हाँ, तो 1200 ml D5W 10 घंटे में देना है, तो दर क्या होगी? सीधा हिसाब 1200 ml भाग 10 घंटे इज इक्वल टू 120 ml/h। पंप को 120 ml/h पर सेट कर देंगे। यहाँ इकाइयां पहले से ही ml और घंटे में थीं, तो कोई बदलाव भी नहीं करना पड़ा। बहुत बढ़िया। एक और, 600 ml एंटीबायोटिक 180 मिनट में देना है, पंप की सेटिंग क्या होगी? यहाँ समय मिनटों में है। बिल्कुल, तो पहले समय को घंटों में बदलेंगे। 180 मिनट भाग 60 मिनट प्रति घंटा, ये हुए 3 घंटे। 3 घंटे? अब फॉर्मूला 600 ml भाग 3 घंटे बराबर 200 ml प्रति घंटा। पंप को 200 ml प्रति घंटा पर सेट किया जाएगा। ये दिखाता है कि पंप की गणना सरल जरूर है, पर इकाइयों का ध्यान यहाँ भी रखना पड़ता है। तो आज हमने दवा की खुराक और IV दरों की गणना के कई अहम पहलू समझे। बिल्कुल। गोलियों और तरल दवाओं के लिए वो DH/Q फार्मूला, हाँ, वजन आधारित खुराक की वो 2 चरणीय प्रक्रिया और सुरक्षा जांच। बहुत जरूरी। IV ड्रिप के लिए बूंदों की रफ्तार यानी GTTS-min की गणना, जिसमें ड्रॉप फैक्टर और समय का मिनटों में होना जरूरी है। और आखिर में इन्फ्यूजन पंप के लिए वो सरल ml/h पर की गणना। और इन सभी गणनाओं के केंद्र में एक ही सिद्धांत है, सटीकता और ध्यान। हर कदम पर इकाइयों की जांच करना, सही फॉर्मूला चुनना, वो जो बदलना होता है, रूपांतरण, वो सही ढंग से करना, ये सब मरीज की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। 1 दशमलव की गलती या इकाई की अनदेखी भी इलाज पर बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के लिए इन गणनाओं में निपुण होना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सेवा में गणित का कितना अहम रोल है। और अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हमने आज ज्यादातर मैनुअल गणनाओं की बात की, लेकिन सोचिए, भविष्य में तकनीक जैसे स्मार्ट इन्फ्यूजन पंप, जो दवा लाइब्रेरी और सुरक्षा अलर्ट के साथ आते हैं। हाँ, वो स्मार्ट पंप्स बुनियादी गणना और उसके पीछे के तर्क को समझने की जरूरत से मुक्त कर देगी, या इससे सिर्फ गलतियों की प्रकृति बदल जाएगी? मतलब शायद प्रोग्रामिंग में गलती या डेटा डालने में गलती ज्यादा आम हो जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।